चैप्टर नंबर 7, जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस। क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारे चारों ओर कितने प्रकार के जीव समूह पाए जाते हैं? सभी जीवधारी एक दूसरे से किसी न किसी कारण से भिन्न हैं। उदाहरण के लिए आप स्वयं को और अपने एक मित्र से ही ले लीजिए। क्या आप दोनों की लंबाई में कोई अंतर है? क्या आपकी नाक बिल्कुल आपके मित्र से नाक जैसी है? क्या आपकी और आपके मित्र की हथेली का आकार एक समान है? यदि आप अपनी और अपने मित्र की तुलना किसी बंदर से करते हैं तो आप क्या पाते हैं? निश्चित रूप से आप पाते हैं कि आप और आपके मित्र के बीच बंदर की तुलना में अधिक समानता है। परंतु जब आप अपनी तुलना गाय और बंदर दोनों के साथ करते हैं तब आप पाते हैं कि गाय की अपेक्षा बंदर और आप में अधिक समानता है। क्रियाकलाप 1। आपने देसी और जर्सी गाय के बारे में अवश्य सुना है। क्या एक देशी गाय जर्सी गाय जैसी ही दिखती है? क्या सभी देशी गायें एक जैसी दिखाई देती है? क्या आप देशी गायों को झुंड में जर्सी गाय को पहचान सकते हैं? पहचानने का हमारा आधार क्या होगा? अब हम लोगों को ही तय करना है कि कौन कौन से विशिष्ट लक्षण वांछित समूह के जीवों के लिए अधिक उपयुक्त हैं। इसके बाद हम यह भी तय करेंगे कि इनमें से किन लक्षणों को छोड़ा जा सकता है। पृथ्वी पर एक और जहां सूक्ष्मदर्शी से देखने जाने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनका आकार केवल कुछ माइक्रोमीटर ही होता है, वहीं दूसरी ओर 30 मीटर लंबे नीले वेल या कैलिफोर्निया के 100 मीटर लंबे रेडवुड पेड़ भी मिलते हैं। चीड़ के कुछ वृक्ष हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं, जबकि मच्छर जैसे कुछ कीटों का जीवनकाल कुछ ही दिनों का होता है। यह जैव विविधता विभिन्न रंगों वाले पंछियों, रंगीन जीवधारियों, पारदर्शी कीटों और फूलों में भी पाए जाते हैं। हमारे चारों ओर की इस विभिन्नता को विकसित होने में लाखों वर्षों का समय लगा है। इन सभी जीवधारियों को जानने और समझने के लिए हमारे पास बहुत ही कम समय है, इसलिए हम उनके बारे में एक एक कर विचार नहीं कर सकते। इनके स्थान पर हम विभिन्न जीवधारियों की समानता का अध्ययन करेंगे। इससे हम उनको विभिन्न वर्गों में रख सकेंगे और फिर विभिन्न वर्गों व समूहों का अध्ययन करेंगे। जीवन के इन विभिन्न रूपों की विभिन्नता का अध्ययन करने के लिए समूह बनाने के क्रम में हमें सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि वे कौन से विशिष्ट लक्षण हैं जो जीवधारियों में मौलिक अंतर पैदा करते हैं। इसी पर जीवधारियों के मुख्य विस्तृत समूहों का निर्धारण निर्भर करता है। इन समूहों में से छोटे वृक्षों का निर्धारण अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर किया जाएगा। वर्गीकरण का आधार क्या है? जीवों के समूहों को वर्गीकृत करने का प्रयास प्राचीन काल से ही किया जाता रहा। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने जीवों को उनके स्थल, जल एवं वायु में रहने के आधार पर वर्गीकृत किया था। यह जीवों का वर्गीकरण करने का बहुत ही सरल किंतु भयानक तरीका है। उदाहरण के लिए समुद्रों में रहने वाले जीव जैसे ऑक्टोपस, व्हेल, प्रवाल, स्टारफिश और शार्क आदि कई मायनों में एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। इन सभी में एकमात्र समानता यह है कि इस समुद्र में रहते हैं। अध्ययन एवं विचार करने के लिए इस आधार पर जीवधारियों का समूह में वर्गीकरण करना उचित नहीं है। इसलिए अब हमें यह निर्धारण करना है कि किन विशिष्ट लक्षणों के आधार पर वृहद वर्ग का निर्माण किया गया। उसके बाद ही हम अन्य लक्षणों के आधार पर किसी वर्ग को उपसमूह में वर्गीकृत कर सकते हैं। नवीन लक्षणों के आधार पर समूहों के भीतर इस तरह की वर्गीकरण की प्रक्रिया जारी रह सकती है। इस विषय में आगे बढ़ने से पहले हमें लक्षणों के अर्थ को समझना पड़ेगा। जब हम जीवों के किसी समूह का वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले हम यह जानना होता है कि इस समूह के सदस्यों में कौन कौन सी समानताएं हैं जिनके आधार पर इनमें से कुछ को एक साथ रखा जा सके। वास्तव में यही उनका लक्षण और व्यवहार भी होता है। किसी जीव के लक्षण का तात्पर्य उस जीव के किसी विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य से है। उदाहरणार्थ, हम में से अधिकांश लोगों के एक हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं जो कि एक लक्षण है। ठीक उसी तरह हमारे दौड़ने की क्षमता और बरगद के पेड़ के
न दौड़ पाने की क्षमता भी एक लक्षण ही है। अब हम देखेंगे कि कुछ लक्षणों को कैसे अन्य लक्षणों की अपेक्षा ज़्यादा मौलिक लक्षणों के रूप में विभाजित किया जाता है। आइए हम इस पर विचार करें कि एक पत्थर की दीवार कैसे बनती है। दीवार बनाने में विचार किए गए पत्थर विभिन्न आकार प्रकार के होते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर की ओर पत्थरों के आकार प्रकार से नीचे के पदार्थ प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन नीचे के पत्थरों के आकार से उनके ऊपर वाले पत्थरों के आकार अवश्य प्रभावित होगा। यहाँ पर सबसे नीचे लगे पत्थर जीवों के उन लक्षणों के समान है जो जीवों को वृहत्तम वर्ग का निर्धारण कर सकते हैं। ये लक्षण जीव के दूसरे संरचनात्मक तथा क्रियात्मक लक्षणों से मुक्त होते हैं, लेकिन उसके बाद के स्तर के लक्षण न केवल पहले के स्तर के लक्षणों पर निर्भर रहते हैं, बल्कि बाद के स्तर के प्रकार को निर्धारित करते हैं। ठीक इसी प्रकार हम जीवों को वर्गीकृत करने के लिए भी परस्पर संबंधी लक्षणों का एक अनुक्रम बना लेते हैं। आधुनिक समूहों में हम जीवों को वर्गीकृत करने के लिए कोशिका या प्रकृति से प्रारंभ करके विभिन्न लक्षणों को दृष्टिगत रखते हैं। आइए हम ऐसे कुछ लक्षणों पर विचार करें। एक यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक सहित कुछ कोशिका अंग झिल्ली से घिरे होते हैं, जिसके कारण कोशिकीय क्रिया विभिन्न कोशिकाओं में निरंतर होती रहती है। इसी कारण से उन कोशिकाओं की जैव रासायनिक प्रक्रियाएं भिन्न होती है जिनमें शिली युक्त कोशिका अंग और केंद्रक नहीं होते हैं। इसका असर कोशिकीय संरचना के विभिन्न पहलुओं पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त केंद्र युक्त कोशिकाएं भी बहुकोशिकीय जीवों के निर्माण में सक्षम होती हैं, क्योंकि वे किन्हीं विशेष कार्य के लिए विशिष्टीकृत हो सकती है। इसलिए केंद्रक वर्गीकरण का आधारभूत लक्षण हो सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या कोशिका अकेली पाई जाती है या फिर समूह में एक साथ पाई जाती है या अविभाज्य समूह में मिलती है। एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करने वाली कोशिकाओं में श्रम विभाजन होता है। शारीरिक संरचना के आधार पर सभी कोशिकाएं एक समान नहीं होती है, बल्कि कोशिकाओं के विभिन्न समूह कुछ विशेष कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो जाते हैं। यही कारण है कि जीवों की शारीरिक संरचना में इतनी अधिक विविधता पाई जाती है। इसी के फलस्वरूप एक अमीबा और एक कृमि के शारीरिक बनावट में इतना अंतर होता है। क्या सभी जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? स्वयं भोजन बनाने में सक्षम जीवों और बाहर में भोजन प्राप्त करने वाले जीवों के शारीरिक संगठन में आवश्यक भिन्नता पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों पौधों की शारीरिक संरचना किस स्तर की होती है, उसी तरह जंतुओं का शरीर किस तरह विकसित होता है और शरीर के विभिन्न अंग बनते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यों के लिए शरीर के विशिष्ट अंग कौन कौन से? उपरोक्त प्रश्नों के माध्यम से हम जान सकते हैं कि विभिन्न लक्षणों का पद अनुक्रम किस तरह विकसित होता है। वर्गीकरण के लिए पौधों के शरीर के विभिन्न लक्षण किस प्रकार जंतुओं के शरीर के लक्षणों से भिन्न होते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि पौधों का शरीर भोजन बनाने की उनकी क्षमता के अनुसार विकसित होता है, जबकि जंतुओं का शरीर बाहर से भोजन प्राप्त करने के अनुसार ही विकसित होता है। इन्हीं लक्षणों के आधार पर उपसमूह और बड़े समूहों का वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण और जैव विकास। सभी जीवधारियों को उनके शारीरिक संगठन और कार्य के आधार पर पहचाना जाता है और उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। शारीरिक बनावट में ही कुछ लक्षण अन्य लक्षणों की अपेक्षा अधिक परिवर्तन लाते हैं। इसमें समय भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः जब कोई शारीरिक संरचना अस्तित्व में आती है तो यह शरीर में बाद में होने वाले बहुत से परिवर्तनों पर भी प्रभाव डालती है। दूसरे शब्दों में शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं उन्हें मूल लक्षण कहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जीवों के वर्गीकरण का जैव विकास से बहुत नज़दीकी संबंध है। जैव विकास क्या होता है? हम जितने भी जीवों को देखते हैं वे सभी निरंतर होने वाले उन परिवर्तनों के स्वाभाविक परिणाम हैं जो उनके बेहतर जीवन यापन के लिए बहुत लाभदायक थे। जैव विकास की इस अवधारणा को सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन 1859 ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में प्रतिपादित किया। जैव विकास के इस अवधारणा को वर्गीकरण से जोड़ने पर हम देखते हैं कि कुछ जीव
समूहों को शारीरिक बनावट में प्राचीन काल से लेकर आज तक विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि दूसरी ओर कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहले प्रकार के जीवों को आदिम अथवा निम्न जीव तथा दूसरे प्रकार के जीवों को उन्नत अथवा उच्च जीव कहते हैं। लेकिन इन जीवों से उनकी विभिन्नताओं का ठीक से पता नहीं चलता है। इनके स्थान पर हम इनके लिए पुराने जीव और नए जीव आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। चूंकि विकास के दौरान कुछ जीवों में जटिलता की संभावना बनी रहती है, इसलिए हम पुराने जीवों को साधारण और नए जीवों को अपेक्षाकृत जटिल भी कह सकते हैं। वर्गीकरण समूहों को पदानुक्रमित संरचनाएं। अर्नस्ट हैकेल 1894, रॉबर्ट हिटकर 1969 और कार्ल बॉस 1977 नाम के 3 जैव वैज्ञानिकों ने सभी सजीवों को जगत किंगडम नामक बड़े वर्गों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया। हिटकर द्वारा किए गए वर्गीकरण में 5 जगत हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फजाइम, प्लांटी और एनिमेलिया। ये समूह कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत और तरीकों तथा शारीरिक बनावट के आधार पर बनाए गए हैं। बॉस ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में विभाजित कर दिया, जिसे आजकल प्रयोग में लाया जाता है। इसे भी जानिए। जैव विविधता का अर्थ है विभिन्न जीव रूपों में पाई जाने वाली विविधता। यह शब्द किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले विभिन्न जीव रूपों की ओर संकेत करता है। ये विभिन्न प्रकार के जीव न सिर्फ एक जैसे वातावरण में रहते हैं, बल्कि आपस में एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। इसके फलस्वरूप ही विभिन्न प्रजातियों के अस्थायी समुदाय का विकास होता है। आधुनिक युग में मनुष्य ने इस समुदाय के संतुलन को बदलने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वास्तव में किसी भी समुदाय की विविधता भूमि, जलवायु जैसी अनेक चीजों से प्रभावित होती है। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर जीवों की करीब 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन हम उनमें से केवल 10 लाख या 20 लाख प्रजातियों के बारे में ही जानते हैं। पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में जो अधिक गर्मी और नमी वाला भाग है, वहां पर पौधे और जंतुओं में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। इस क्षेत्र को मेगा डायवर्सिटी क्षेत्र कहते हैं। पृथ्वी पर जैव विविधता का आधे से ज़्यादा भाग ब्राजील, कोलंबिया, पेरू, भारत, मेक्सिको, जायरे, मेडागास्कर, इक्वाडोर, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे कुछ देश में केंद्रित है। विभिन्न स्तरों पर जीवों को पुनः उपसमूह में विभाजित किया गया है, जैसे जगत, फलाइम, बहुत से ऐसे हैं। इस प्रकार वर्गीकरण के पद अनुक्रम में जीवों को उनके विभिन्न लक्षणों के आधार पर छोटे छोटे समूहों में वर्गीकृत करते हुए हम वर्गीकरण के आधारभूत इकाई तक पहुंचते हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई को जाति, स्पीसीज कहते हैं। अतः कौन से जीवों को हम एक जाति के जीव कहेंगे? एक ही जाति के जीवों की शारीरिक बनावट में काफ़ी समानता पाई जाती है तथा वे जनन कर सकते हैं। व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित जगत वर्गीकरण की 5 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मोनेरा, इस वर्ग के जीवों में संगठित केंद्रक और कोशिका अंग नहीं होते हैं और न ही उनके शारीरिक बहुकोशिक होते हैं। इनमें पाई जाने वाली विभिन्नता अन्य लक्षणों पर निर्भर करती है। इनमें से कुछ जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं। कोशिका भित्ति होने या न होने के कारण मोनेरा वर्ग के जीवों के शारीरिक संगठक में आए परिवर्तन तुलनात्मक रूप से बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका भित्ति होने या न होने के कारण आए परिवर्तन से बहुत भिन्न होते हैं। पोषण के आधार पर ये स्वपोषी अथवा विषमपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरणार्थ जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, नीलहरित स्वेल अथवा साइनोबैक्टीरिया कुछ उदाहरण के नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। प्रोटिस्टा, इस वर्ग में एक कोशिक यूकेरियोटिक जीव आते हैं। इस वर्ग के जीवों में गमन के लिए सिलिया प्लेज्मा नामक संरचना पाई जाती है। पोषण के आधार पर
ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। एक कोशिकीय शैवाल डायटम प्रोटोजो इनके कुछ उदाहरण हैं। फंजाइम, इसमें विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव आते हैं। इनमें से कुछ पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसी कारण इन्हें मृतजीवी कहा जाता है। कई अन्य आतिथ्य जीव भोजन के लिए जीवों के जीवित जीव द्रव्य पर आश्रित होते हैं, इनको परजीवी कहते हैं। इसमें से बहुत से जीव अपने जीवन की विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। फंजाई अथवा कवक नामक जीव में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति होती है। ईस्ट मोलाड मशरूम इसका उदाहरण है। कवकों की कुछ प्रजातियां नीलहरित शैवाल के साथ स्थायी अंतः संबंध बनाती है, इसे सहजीविता कहा जाता है। ऐसे सहजीवी जीवों को लाइकेन कहते हैं। ये लाइकेन पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। प्लांटी, ये कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिक यूकेरियोटिक जीव हैं। ये स्वपोषी जीव होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। प्लांटी नाम के इस वर्ग में सभी पौधों को रखा गया है, क्योंकि पौधे और जंतु सर्वाधिक दृष्टिगोचर होते हैं, इसलिए इन उपवर्गों पर हम बाद में विचार करेंगे। एनीमेलिया वर्ग में वे सभी बहुकोशिक यूकेरियोटिक जीव शामिल हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस वर्ग के सभी जीव विषमपोषी होते हैं। इस उपवर्ग की चर्चा हम बाद में करेंगे। प्लांटी पौधों का प्रथम स्तर का वर्गीकरण इन तथ्यों पर किया जाता है कि पादप शरीर के सभी प्रमुख घटक पूर्ण रूपेण विभेदित एवं विकसित हैं या नहीं। वर्गीकरण का अगला स्तर पौधों के शरीर में जल और अन्य पदार्थों को संवहन करने वाले विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति पर आधारित होता है। इसके बाद वर्गीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत यह देखा जाता है कि पौधे बीजाधारण करने में सक्षम है या नहीं। यदि उनमें बीजाधारण की क्षमता है तो बीज फल के अंदर विकसित है या नहीं। थैलोफाइटा नामक पौधों के शारीरिक संगठन में विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहते हैं। यह मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। योलोथिक्स, कैलिडोफोरा, एल्वा, अस्पाइग्रा, कारा इनके कुछ उदाहरण हैं। ब्रोफाइटा इस वर्ग में आने वाले पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं। यह पादप तना और पत्तों में विभाजित होता है। इसमें पादप शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल तथा दूसरी चीजों को ले जाने के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए मोश, फिरोनिया, माइक्रोसिया, रिक्सिया। टेरिडोफाइटा इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्ती जैसी संरचनाओं में विभाजित होता है। इनमें शरीर के विभिन्न भागों तक जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं। मार्सलिया, फर्न, हॉर्सटेल इनके कुछ उदाहरण हैं। थैलोफाइटा, ब्रोफाइटा और टेरिडोफाइटा इन तीन समूहों के पौधों में जनन अंग अप्रत्यक्ष होते हैं तथा ये बीज उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं, अतः इन्हें क्रिप्टोगैम कहते हैं। दूसरी ओर उन पौधों को जिनमें जनन अंग पूर्ण विकसित है एवं विभेदित होते हैं तथा जो जनन प्रक्रिया के बीच उत्पन्न करते हैं, फैनरोगम कहते हैं। बीज लैंगिक जनन के बाद उत्पन्न होता है। बीज के अंदर भ्रूण के साथ ही खाद्य पदार्थ भी संचित होता है, जिसका उपयोग भ्रूण के प्रभाविक विकास एवं अंकुरण के लिए होता है। बीज की स्थिति के आधार पर इस वर्ग के पौधों को पुनः निम्न दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जिपोसम, ये नगण्य बीज उत्पन्न करने वाले पौधे। एजियोपर्सम, इस वर्ग में फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधे आते हैं। जिम्नोस्पर्म शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों जिम्नो तथा स्पर्मा के मेल से हुई है, जिसमें जिम्नो का अर्थ है नगण्य तथा स्पर्मा का अर्थ है बीज, अर्थात इन्हें नगण्य बीजी पौधे भी कहते हैं। ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं। पानस तथा साइकस इनके दो उदाहरण हैं। एंजियोस्पर्म शब्द दो ग्रीक शब्दों एंजियो और स्पर्मा से मिलकर बना है, जिसमें एंजियो का अर्थ है ढका हुआ और स्पर्मा का अर्थ है बीज। इन्हें पुष्प पादप भी कहते हैं। इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके हुए होते हैं।
इनके बीज अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं, जो बाद में फल बन जाते हैं। बीजों में बीजपत्र होता है, जो बीज के अंकुरण के पश्चात हरा हो जाता है। बीजपत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को भी 2 नए भागों में विभक्त किया गया है। एक बीजपत्र वाले पौधों को एक बीजपत्री और 2 बीजपत्र वाले पौधों को द्विबीजपत्री कहते हैं। पौधों के वर्गीकरण का आलेख चित्र नीचे दर्शाया गया है। क्रियाकलाप 2, थोड़े भीगे हुए चने, मक्का, गेहूं, मटर और इमली के बीज लीजिए। भीगे हुए बीज जल का अवशोषण करने के कारण नरम हो जाते हैं। इन बीजों को 2 बराबर भागों में बांटने का प्रयत्न कीजिए। क्या ये सभी बीज फटकर 2 बराबर भागों में बढ़ जाते हैं? जिन बीजों में 2 दालें दिखाई देती हैं उन्हें द्विबीजपत्री, और जो नहीं फूटते और जिनमें दाल नहीं दिखाई देती है उन्हें एकबीजपत्री कहते हैं। अब ध्यान से इन पौधों की जड़ों, पत्तियों और फूलों को देखिए। क्या ये जड़ें मूसला है या फिर रेशेदार? क्या पत्तियों का सिरा विनाश, समांतर अथवा जलिकोंत है? इन पौधों के फूलों में कितनी पंखुड़ियां हैं? क्या आप एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों के कुछ और लक्षण अपने निरीक्षण के आधार पर लिख सकते हैं? एनीमेलिया जीवों के इस वर्ग में यूकेरियोटी, बहुकोशिकी और विषमकोशी जीव सम्मिलित हैं। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इनमें से अधिकतर जंतु चलायमान होते हैं। शारीरिक बनावट एवं विभेदीकरण के आधार पर इनका पुनः वर्गीकरण किया गया है। पोरिफेरा का अर्थ है छिद्रयुक्त जीव। यह अचल जीव होते हैं और किसी आधार से चिपके रहते हैं। इनके सारे शरीर में अनेक छिद्र होते हैं। ये छिद्र इनके शरीर की नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं। इनके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोजन पदार्थों का संवहन होता है। इनका शरीर कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। इनका शरीर संगठन अत्यंत सरल होता है, जिनमें ऊतकों का विभेदन नहीं होता है। इन्हें हम सामान्यतः स्पंज के नाम से जानते हैं। ये समुद्री क्षेत्रों में पाए जाते हैं। साइक्लोन, यूप्लेटा, स्पंजिला आदि इनके कुछ सामान्य उदाहरण हैं। नीचे दिए गए चित्र में कुछ दिखाए गए उदाहरण दर्शाए गए हैं। सिलेट्रेटा इस वर्ग में जलीय जंतु आते हैं। इनकी शारीरिक संरचना उत्तकीय स्तर की होती है। इनमें एक देहगुहा भी होती है। इनका शरीर कोशिकाएं के आंतरिक एवं बाह्य परतों का बना होता है। इनकी कुछ प्रजातियां समूह में रहती हैं, जबकि कुछ अन्य एकाकी रहती हैं। कोरल, हाइड्रा, समुद्री एनीमोन, जेलीफिश आदि इनके कुछ उदाहरण। प्लेटीहेल्मिन्थीज ऊपरी लिखित वर्गों की तुलना में इस वर्ग के जंतुओं का शरीर का संगठन अधिक जटिल होता है। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है, अर्थात इनके शरीर के दाएं और बाएं भाग की संरचना एक समान होती है। इनका ऊतक विभेदन 3 कोशिकीय स्तरों से हुआ है, अतः इनका ऊतक विभेदन 3 कोशिका स्तरों से हुआ है, अतः इनका शरीर त्रिकोणक होता है। इनके कारण इनके शरीर में बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के अस्तर बनते हैं तथा इनमें कुछ अंग भी बनते हैं। इनमें वास्तविक देहगुहा नहीं होती है। इनका शरीर पृष्ठधारीय एवं थोड़ा सा चपटा होता है, इसलिए इन्हें चपटे कृमि भी कहते हैं। इनमें प्लेनेरिया, लीवर फ्यूलक जैसे कुछ जीव सम्मिलित हैं। उदाहरण के लिए चित्र देखें। निम्टोडा ये भी त्रिकोणक जंतु होते हैं। इनका शरीर भी द्विपार्श्व सममित होता है, लेकिन इनका शरीर चपटा न होकर बेलनाकार होता है। इनकी देहगुहा को कोट सिलोम कहा जाता है। इसमें ऊतक एनीमेलिया जीवों के इस वर्ग में यूकेरियोटी, बहुकोशिक और विषमकोशी जीव सम्मिलित हैं। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इनमें से अधिकतर जंतु चलयमान होते हैं। शारीरिक बनावट एवं विभेदीकरण के आधार पर इनका पुनः वर्गीकरण किया गया है। पोरिफेरा का अर्थ है छिद्रयुक्त जीव। ये अचल जीव होते हैं और किसी आधार से चिपके रहते हैं। इनके सारे शरीर में अनेक छिद्र होते हैं। ये छिद्र इनके शरीर की नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं। इनके माध्यम से शरीर में
जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संवहन होता है। इनका शरीर कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। इनका शरीर संगठन अत्यंत सरल होता है, जिनमें ऊतकों का विभेदन नहीं होता है। इन्हें हम सामान्यतः स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं। ये समुद्री क्षेत्रों में पाए जाते हैं। साइकोन, यूपेक्टिकला, स्पॉन्जिला आदि इनके कुछ सामान्य उदाहरण हैं। नीचे दिए गए चित्र में कुछ उदाहरण दर्शाए गए हैं। सिलेट्रेटा इस वर्ग में जलीय जंतु आते हैं। इनके शारीरिक संरचना ऊतक के स्तर की होती है। इनमें एक देहगुहा भी होती है। इनका शरीर कोशिकाओं की आंतरिक एवं बाह्य परतों का बना होता है। इनकी कुछ प्रजातियां समूह में रहती है, जबकि कुछ अन्य एकाकी रहती है। कोरल हाइड्रा, समुद्री एनीमोन, जेलीफिश आदि इनके कुछ उदाहरण हैं। प्लेटीहेल्मिन्थिस उपरलिखित वर्गों की तुलना में इस वर्ग के जंतुओं का शारीरिक संगठन अधिक जटिल होता है। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है, अर्थात इनके शरीर के दाएं और बाएं भाग की संरचना एक समान होती है। इनका ऊतक विभेदन 3 कोशिकीय स्तरों से हुआ है, अतः इनका शरीर त्रिकोर्क होता है। इसके कारण इनके शरीर में बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के स्तर बनते हैं तथा इनमें कुछ अंग भी बनते हैं। इनमें वास्तविक देहगुहा नहीं होती है। इनका शरीर पृष्ठधारीय एवं थोड़ा सा चपटा होता है, इसलिए इन्हें चपटे कृमि भी कहते हैं। इनमें प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक जैसे कुछ जीव सम्मिलित हैं। उदाहरण के लिए चित्र देखें। निमेटोडा ये भी त्रिकोर्क जंतु होते हैं। इनका शरीर भी द्विपार्श्व सममित होता है, लेकिन इनका शरीर चपटा न होकर बेलनाकार होता है। इनकी देहगुहा को क्यूटिसिलोम कहा जाता है। इसमें ऊतक तो पाए जाते हैं, लेकिन अंगतंत्र पूर्ण विकसित नहीं हो पाते हैं। इनकी भी शारीरिक बनावट त्रिकोरिक होती है। इनमें अधिकांशतः परजीवी होते हैं। परजीवी के रूप में ये दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। गोल्ड कृमि, फाइलेरिया कृमि, पीर्ण कृमि इनके कुछ उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए हैं। एनिलिडा ये जंतु भी द्विपार्श्व सममित एवं त्रिकोरिक होते हैं। इनमें वास्तविक देहगुहा भी होती है। इसी कारण इनके वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में ही निहित रहते हैं, अतः अंगों में बहुत अधिक भिन्नता होती है। यह भिन्नता इन जंतुओं की सिर से पूंछ तक एक के बाद एक खंडित रूप में दिखाई देती है। जलीय एनिलिड अम्लवर्ण एवं लवणीय जल दोनों में होते रहते हैं। इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र भी पाए जाते हैं। इनमें जलीय और स्थलीय दोनों तरह के जंतु होते हैं। उदाहरण के लिए केंचुआ, नेरिस, जोंक आदि। ऑर्थोपोडा यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है और इनके शरीर की संरचना खंडयुक्त होती है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है, अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता। देहगुहा रक्त से भरी रहती है। इनके पैर जुड़े हुए रहते हैं। केकड़े, झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू इनके कुछ सामान्य उदाहरण हैं। मोलस्का जंतु जगत के जंतुओं का शरीर भी द्विपार्श्व सममित होता है। इनमें देहगुहा बहुत कम पाई जाती है तथा इनके शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। अधिकांश मोलस्क जंतुओं में एक कवच पाया जाता है। इनमें खुला संवहनी तंत्र तथा उत्सर्जन के लिए गुर्द जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। घोंघा व सीप इनके उदाहरण हैं। इकाइनोडर्मेटा ग्रीक भाषा में इकाइनोस का अर्थ है जहाग, यह जहोग होता है, और ड्रमा का अर्थ होता है त्वचा। अतः इस जगह के जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है। ये मुक्तजीवी समुद्री जंतु होते हैं। इनमें देहगुहा पाई जाती है और इनका शरीर त्रिकोणी का होता है। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है और जो उनके चलन में सहायक होता है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट के कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं। स्टारफिश, समुद्री अर्चिन इत्यादि इनके कुछ सामान्य उदाहरण हैं। प्रोटोकार्डटा इनमें द्विपार्श्व सममित त्रिकोरिक एवं देहगुहा युक्त जंतु सम्मिलित हैं। इन लक्षणों के अतिरिक्त ये शारीरिक संरचनाओं के कुछ नए लक्षण भी दर्शाते हैं। जैसा कि नोटोकार्ड, ये नए लक्षण इनके जीवन की कुछ विशेष अवस्थाओं में निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं।
नोटोकॉड छड़ की जैसी एक लंबी संरचनाएं होती है जो जंतुओं के पृष्ठभाग पर पाई जाती हैं। ये तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करने का कार्य करती है। यह पेशियों को जुड़ने के लिए स्थान भी प्रदान करती है, जिससे जंतुओं को चलने में आसानी होती है। प्रोटोकार्डेट जंतुओं के जीवन की सभी अवस्थाओं में नोटोकॉड उपस्थित नहीं रह सकता है। ये समुद्री तंतु ऐसे होते हैं बैलेंगलोनस, हर्डमेनिया, एमेफियोक्स इत्यादि इनके उदाहरण हैं। वर्टिब्रेटा इन जंतुओं के शरीर में वास्तविक मेरुदंड एवं अंतःकंकाल होता है। इस कारण इन जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग प्रकार का होता है एवं पेशियां कंकाल से जुड़ी होती है। ये इनके चलने में सहायक होते हैं। इनमें द्विपार्श्वीय सममित तथा देहगुहा पाए जाते हैं। इनका शरीर त्रिकोणिक होता है। इन जंतुओं में ऊतकों एवं अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। सभी कशेरुकी जीवों में अग्रलिखित लवण होते हैं। नोटोकॉड पृष्ठ नलिनी, कशेरुक, दंड एवं मेरुरोज, त्रिकोणिक शरीर, युग्मित क्लोम, थैली, देहगुहा। वर्टिब्रेटा को पुनः 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। साइक्लोमेस्टा जबड़े रहित कशेरुकी है। इनकी विशेषता लंबे ईल के आकार का शरीर, गोलाकार मुख एवं सल्क रहित चिकनी त्वचा का होना है। ये बाह्य परजीवी होते हैं जो दूसरी कशेरुकी से संबंध हो जाते हैं। उदाहरण प्रोटोमाइजोन एवं मिक्सिन हैंग मछली। ये समुद्र और मिट्टी जल दोनों जगहों पर पाए जाने वाले मछलियां हैं। इनकी त्वचा सल्क अथवा प्लेटों द्वारा ढकी हुई होती है तथा इनकी मांसल पूंछ तैरने में इनकी सहायता करती है। इनका शरीर धारा रेखीय होता है। इनके शरीर में श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इनका हृदय द्विकक्षीय होता है। यह अंडे भी देती है। कुछ मछलियों का कंकाल केवल उपास्थि से बना होता है, जिससे शार्क अन्य प्रकार की मछलियों का कंकाल अस्थियों से बना होता है। ट्यूना, रोहू इनके कुछ सामान्य उदाहरण हैं। जल स्थलचर ये मछलियां से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें शल्क नहीं पाए जाते हैं। इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां होती है और इनका हृदय त्रिकक्षीय होता है। इनमें बड़ा कंकाल नहीं पाया जाता है। इनमें वृक्क पाए जाते हैं। श्वसन क्रिया क्लोम अथवा फेफड़ों द्वारा की जाती है। ये जंतु अंडे देते हैं। ये जल तथा स्थल दोनों जगह पर रह सकते हैं। उदाहरण के लिए मेंढक, सलामेंडर, टोड इत्यादि। सरीसृप ये असमतापी जंतु होते हैं और इनका शरीर सल्कों से ढका होता है। इनमें श्वसन क्रिया फेफड़ों द्वारा होती है। इनका हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है। केवल मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है। इनमें वृक्क पाया जाता है। ये जंतु भी अंडे देते हैं। इनके अंडों पर कठोर कवच होता है। अतः इन्हें जल स्थलचर की तरह जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ इनके कुछ सामान्य उदाहरण हैं। पक्षी इनमें समतापी प्राणी आते हैं और इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। इनके 2 जोड़ी पैर होते हैं। इनके आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। इनका शरीर पैरों से ढका होता है। श्वसन क्रिया फेफड़ों द्वारा होती है। इस वर्ग में सभी पक्षी सम्मिलित हैं। स्तन्यपायी इस वर्ग के प्राणी समतापी होते हैं और इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। इस वर्ग के सभी जंतुओं में अपने नवजात शिशुओं के पोषण के लिए दुर्गत ग्रंथियां होती है। इनकी त्वचा पर बाल, स्वेद और तेल ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। इस वर्ग के प्राणी सीधे शिशुओं को जन्म देते हैं। हालांकि कुछ प्राणी अपवाद स्वरूप अंडे देने वाले भी होते हैं, जैसे इक्विडाना, प्लेटिपस, कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी जंतुओं में अविकसित बच्चे मार्सुपियम नामक थैली में पूर्ण विकास होने तक लटके रहते हैं। कुछ उदाहरण नीचे चित्र में दिए गए हैं। नाम पद्धति। जीवों के नामों को वर्गीकृत करने की क्या आवश्यकता है, इसे भी जानिए। कैरोलस लिनियस क्लोरस लिने स्वीडन में पैदा हुए थे। वे पेशे से एक डॉक्टर थे, लेकिन पौधे के अध्ययन में उनकी विशेष दिलचस्पी थी।
22 वर्ष की छोटी सी आयु में ही पौधों पर उनका पहला शोध पत्र प्रकाशित हुआ। एक धनी अधिकारी के पास नौकरी करते हुए उन्होंने अपने मालिक के बगीचे में पौधों में विविधता का अध्ययन किया। उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी नामक एक पुस्तक लिखी जो बाद में विभिन्न वर्गीकरण प्रणालियों का आधार बनी। वर्गीकरण प्रणाली पर उनके 14 शोध पत्र भी प्रकाशित हुए। उनकी वर्गीकृत प्रणाली में पौधों को सरल क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है जिससे उनकी पहचान हो सके। इनमें सभी जीवों के नाम विभिन्न भाषाओं में अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए जब कोई व्यक्ति किसी एक भाषा में किसी जीव की बात कर रहा हो तो हो सकता है कि दूसरी भाषा जानने वाला समझ ही नहीं पाए। इस समस्या का निदान वैज्ञानिकों ने प्रत्येक जीव को एक निश्चित वैज्ञानिक नाम देकर किया। सभी जीवों का केवल एक ही वैज्ञानिक नाम होता है और पूरी दुनिया में वे उसी से जाने जाते हैं। नाम पद्धति के लिए हम जिस वैज्ञानिक पद्धति को प्रयोग में लाते हैं उसका उपयोग सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने 18वीं शताब्दी में किया था। वैज्ञानिक नाम पद्धति प्रणाली जीवों में पाई जाने वाली समानताओं और असमानताओं पर निर्भर करती है। नाम पद्धति में हम जीव के वर्गीकरण के सभी पद अनुक्रमों को ध्यान में न रखकर केवल जीनस एवं स्पीसीज का ही ध्यान रखते हैं। नाम पद्धति के लिए दुनिया भर में कुछ विशेष बातों पर विचार किया जाता है, जैसे जीनस का नाम लिखते समय वह अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए। प्रजाति का नाम अंग्रेजी के छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए। छपे हुए रूप में वैज्ञानिक नाम इलेक्ट्रिक रूप से लिखे जाते हैं। जब इन वैज्ञानिकों नामों को हाथ से लिखा जाता है तो जीनस और स्पीसीज को अलग अलग रेखांकित किया जाता है।